अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आलमी सियासत और मईशत के बिसात पर बड़ी चालें चली जा रही हैं, मगर उनकी कीमत हमेशा मकामी अवाम अदा करते हैं। एक तरफ आलमी फैसले हमारी बरामदात का गला घोंट रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंदरूनी पॉलिसियां आवाम की सांसें महंगी कर रही हैं। यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान होने वाला मुजवजा तजारती मुआहिदा महज दो खित्तों का सौदा नहीं, बल्कि उसके असरात बरह रास्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत, रोजगार और ज़र मुबादला पर पड़ने जा रहा है। अंदाजा है कि पाकिस्तान को सालाना 2 से 3 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। ऐसे वक्त में जब हमारी 7 अरब डॉलर की टेक्सटाइल बरामदात यूरोपीय मंडी पर इन्हिसार करती है। हुकूमत की नजरें अब GSP प्लस पर जमी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसानी हकूक, इजहार राय और सियासी आज़ादियों पर यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात के होते हुए पाकिस्तान नई स्कीम हासिल कर पाएगा, खास तौर पर जब अगले चंद माह में एक अहम मॉनिटरिंग रिपोर्ट आने वाली है। दूसरी तरफ वजारत खजाना के एदाद शुमार चीख कर बता रहे हैं कि मईशत का असल बोझ अवाम उठा रहे हैं। हर पाकिस्तानी शहरी पर कर्जा 3,33,000 रुपए से तजावज़ कर चुका है। सूद की अदायगियाँ 8.8 खरब रुपए तक पहुंच चुकी हैं और खसारा GDP के 6% से तजावज़ कर चुका है। मगर सवाल यह है कि कफ़ायत शुमारी के दावों के बावजूद नई काबीना, नई गाड़ियां और इजाफी अखराजात क्यों? और जब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारी हो रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ हुआ है कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर खरबों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन वसूली का कोई मुअस्सर निज़ाम मौजूद ही नहीं। उम्मीद की एक किरण पाक चीन मादनी ताउन और डिजिटल मईशत की सूरत में दिखाई देती है, मगर फिर सवाल यह है कि क्या ये मंसूबे आम आदमी की जिंदगी बदल पाएंगे या ये भी फाइलों और फॉरम्स तक ही महदूद रह जाएंगे? इन तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर फरूख सलीम। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहब, यूरोपीय यूनियन और भारत के मुजवजा तजारती मुआहिदे को आप आलमी मईशत में किस बड़ी शिफ्ट के तौर पर देखते हैं? अंदाजा है कि पाकिस्तान को सालाना कोई 2 से 3 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान किन शोबों में सबसे ज्यादा पड़ेगा और उसका बराह रास्त असर रोजगार पर कितना सगीर हो सकता है? देखिए, इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं जो यूरोपियन यूनियन को जाती हैं, हम GPS प्लस के निज़ाम के अंदर हैं, जिसमें ड्यूटी जो है वो ज़ीरो है। अब इंडिया उस लेवल पे आ गया है जिस लेवल पे हम कुछ सालों से चल रहे हैं। अब इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी ड्यूटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ज़ीरो पे आ जाएंगे। तो अब तो मुकाबला नेक टू नेक है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की तरफ ये है कि हमारी बिजली महंगी है, हमारे टैक्स के रेट महंगे हैं और वहाँ पे हमारा एक्सपोर्टर जो है वो मार खा जाता है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान में जो ट्रीटी साइन हुई है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई सालाना बुनियाद के ऊपर रिन्यूअल का मामला नहीं है। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन का जो मुआहदा है वो इट्स सब्जेक्टेड टू रिन्यूअल। तो जो खरीदार यूरोपियन यूनियन में बैठे हैं वो दूर अंदेशी से जब सोचते हैं तो आई थिंक दे विल प्रेफर कि वो इंडिया की कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करें, क्योंकि वहाँ पे तो कोई मामला जो है वो रिन्यूअल के ऊपर उसकी कंडीशन नहीं है। अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि तकरीबन 10 से 15% तक झटका जो है हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को वो पहुंच सकता है। और उसका मतलब ये होगा कि तकरीबन 500 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर तक जो है उसमें हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कमी आ सकती है। इसमें एक इशू हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का भी है कि कई अरसे से, बहुत लंबे अरसे से उनकी फैक्ट्रीज के अंदर, उनके सामान के अंदर, उनके एक्सपोर्ट्स के अंदर किसी किस्म की नई रिसर्च नहीं आ रही। हम वही पिछले कई सालों से, कई डेकेड से बेडशीट एक्सपोर्ट करते हैं, कोई वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाते। बिजली जरूर महंगी है, तो फिर किसी किस्म की रिसर्च होनी चाहिए कि ऐसी वैल्यू एडिशन की जाए टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के अंदर जिसमें बिजली का कम इस्तेमाल होता हो। हमारे सनतकार, हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो भागते हैं हुकूमत की तरफ कि किसी किस्म की सब्सिडी मिल जाए। और हुकूमत का हाल ये है कि उसके अपने बजट के अंदर कोई 8-9 हज़ार अरब का खजाना है और वो किसी किस्म की सब्सिडी देने के लिए मैं समझता हूँ कि मालियाती तौर पे उसके पास गुंजाइश नहीं।
बिल्कुल ठीक। सर, पाकिस्तान के 7 अरब डॉलर की जो टेक्सटाइल बरामदात यूरोपीय मंडी पर मुनहसर है, अगर भारत को तरजीही रसाई मिल गई तो फिर पाकिस्तानी टेक्सटाइल के लिए कितना खतरा है? और इसमें अगर हम देखें जीएसपी प्लस पाकिस्तान के लिए कितना अहम है? अगर किसी वजह से ये सहूलत खत्म या महदूद हो गई तो मईशत पर इसके फौरी और फिर इन द लॉन्गर टर्म क्या असरात होंगे? ये सब क्या सराई के सवालात हैं कि अगर ये हो जाता है तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा, और अगर वो हो जाता है तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा। अभी तो हमारे पास वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है यूरोप का, वो हमारे पास कायम दायम है। हम्म। इंडिया के पास और शायद वो 2015-16 से ही चल रहा है। और अगर 2015-16 से चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी इसी चीज की है कि उसको दोबारा रिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये इस किस्म के जो क्या सराई के सवालात हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं किसी पोजीशन में उनका जवाब देने। ठीक। जो सर, जो आने वाली फिर मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान के लिए कितनी फैसला कुन हो सकती है? अगर माजी में लगे एतराजात का तकाबली जायजा ले तो आप क्या समझते हैं कि इस बार रिपोर्ट पाकिस्तान के हक में आएगी? आपकी राय में हमने तमाम नुकात पर अमल किया है, यू थिंक? जी, मुझे जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, किसी किस्म का कोई खतरा, इमीडिएट खतरा ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के जो जीरो ड्यूटी के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन को, उसको किसी किस्म का खास खतरा लाक। देखिए, इस वक्त जो सोचने की बात है, जो असल सोचने की बात है, वो ये है कि हमारी मईशत के अंदर बेतहाशा वसाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बाहर निकल के बेतहाशा वसाइल जो है वो मौजूद है। कॉपर के अंदर कहा जा रहा है कि 200 अरब डॉलर का कॉपर जो कंफर्म रिजर्व है पाकिस्तान के अंदर, कोई 100 अरब का सोना है, कोई 40 से 50 अरब की रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। सवाल असल ये उठ रहा है कि वसाइल इतने सारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और बेतहाशा इंटरेस्ट मुल्क के बॉर्डर से बाहर भी मौजूद है, और बावजूद इसके के वसाइल भी हैं और मुल्क के बाहर इंटरेस्ट भी है, फंड्स आर नॉट मूविंग। वो जो डॉलर्स हैं, बिलियन डॉलर्स की हम बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान अंदर मुंतकिल नहीं हो रहे हैं, बावजूद इसके के वसाइल भी हैं और बावजूद इसके के बैरूनी मुल्कों में उनका उनके अंदर बेतहाशा इंटरेस्ट भी है। तो असल सवाल मैं समझता हूँ कि वो फोकस करने का ये है कि क्या वजूहात हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं और उन वजूहात को किस तरह दूर किया जा सकता है। सही। सर, वजारत खजाना के मुताबिक हर पाकिस्तानी पर कर्जा 3,33,000 रुपए से तजावज कर चुका है। सूद की अदायगी अगर हम देखें तो वो 8.8 खरब रुपए तक पहुंच चुकी हैं। माली खसारा कानूनी हद 3.5% की बजाय 6% से तजावज कर गया है। इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? क्या कमजोर टैक्स निज़ाम है या फिर ये जो बेकाबू अखराजात है? क्योंकि हुकूमती शाह खर्च तो सबके सामने है और अब तो ये भी पार्लियामान से माशाल्लाह पास करा लिया गया है कि पार्लियामेंटेरियन के टैक्स गुशवारे पब्लिक नहीं किए जाएंगे। देखिए, अगर अदाद शुमार के ऊपर एक नज़र डालें तो आज से कोई 10 साल पहले 2015 के बजट के अंदर हुकूमत ने जो टैक्स का हद रखा था वो तकरीबन 3,000 अरब का रखा था और 3,000 अरब इकट्ठा कर लिया गया था। अब हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि अब लास्ट ईयर उन्होंने कोई 17,000 अरब से जायद का टैक्स इकट्ठा किया। तो टैक्स तो बहुत ही तेजी से उसकी कलेक्शन में इजाफा आया है। यहाँ पे हुकूमत का सारा फोकस है कि टैक्स को और मजीद किस तरह बढ़ाया जाए। असल बीमारी जो है वो आपने भी उसका जिक्र किया, वो असल बीमारी है हुकूमती अखराजात की और हुकूमती नुकसानात की। तो हुकूमत का फोकस है कि किसी तरह गुर्दों का इलाज किया जाए। बीमारी जो है वो दिल की है, तो अगर मरीज के दिल में बीमारी है और गुर्दों का इलाज किया जा रहा है तो वो मरीज मरीज ही रहेगा। और यहाँ पे मेरा मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे बीमारी जो है वो हुकूमती अखराजात की है और इलाज करने चले हैं हम टैक्स का। तो सर, ये इसका फिर मतलब है, मईशत सर जो है इसका वो मतलब है मजीद की मजीद। पाकिस्तान, इसका मतलब है सर हुकूमत को ये भी अभी नहीं मालूम कि फिर मसाइल क्या है, किधर बीमारी है, कहाँ कहाँ हमने काम करना है। फिर हमारी सिमत पे बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी फिर जो माशी सिमत है, ये इसका मतलब है हम डायरेक्शनलेस जा रहे हैं। जी, जहाँ तक टैक्स और हुकूमती अखराजात के बैलेंस का ताल्लुक है, बिल्कुल डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। और जो डायग्नोस्टिक्स है, जो हमने तशखीस की, जो बीमारी हमने जिसका बताया है, वो बीमारी असल में हमारी मईशत के अंदर नहीं है। असल बीमारी जैसे मैंने कहा, वो जो 110 रियासती इदारे चल रहे हैं, उनमें कोई 11,000 अरब रुपए का जो है वो नुकसान इकट्ठा हो गया है, कर्जा इकट्ठा हो गया है
और हुकूमत का सारा फोकस जो है वो है टैक्स की कलेक्शन के ऊपर, और टैक्स को ज्यादा से ज्यादा किस तरह कलेक्ट करना है। जबकि मैं समझता हूं कि आप किसी भी हुकूमती डिपार्टमेंट का अगर मुकाबला कर लें एफबीआर के साथ, और एफबीआर ने जो कमाल कर दिखाया है कि आज से 10 साल पहले 3,000 अरब की टैक्स की कलेक्शन थी और अब 17,000 अरब की टैक्स की कलेक्शन है, तो मैं समझता हूं कि वो सारे हुकूमती डिपार्टमेंट को वो मात करता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे टैक्स का नहीं है, प्रॉब्लम हुकूमती अखराजात का है, हुकूमती नुकसानात का है, और प्रॉब्लम जो है कि पाकिस्तान की जो 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 बीमारी को दूर करने की सिमत है वो गलत है, जैसे आपने कहा। राइट सर, डिजिटल मईशत, स्टेबल कॉइन्स और मुमकिन डिजिटल रुपए को आप पाकिस्तान के लिए यू थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, या फिर ये खतरा है? क्या डिजिटल एहसास से वाकई बरामदात या तरसीलात ज़र और फिर टैक्स नेट को बेहतर बनाने में मदद दे सकते हैं, या ये अभी सिर्फ पॉलिसी सतह की बात है? देखिए, स्टेबल कॉइन एक टेक्नोलॉजी का नाम है और वो टेक्नोलॉजी कहलाती है ब्लैक रॉक। पाकिस्तान के फायदे में हो या पाकिस्तान के नुकसान में हो, हम टेक्नोलॉजी का इनकार नहीं कर सकते। फ्यूचर में टोकनाइजेशन होनी चली है, सारी स्टॉक मार्केट की टोकनाइजेशन होगी, सारे असासों की रियल एस्टेट की टोकनाइजेशन होगी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन लाइफ इज गोइंग ऑन टू ब्लॉकचेन। पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान का फायदा है, ये बहस नहीं है। बहस ये है कि हमने टेक्नोलॉजी को किस तरह अपनाना है। स्टेबल कॉइन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, वो एक ब्लैक ब्लॉकचेन का नतीजा है। ब्लॉकचेन को अपनाए बगैर कोई भी दुनिया का मुल्क, जो मैं समझता हूं कि वो फ्यूचर के अंदर कदम नहीं रख सकेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौशियात। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह अल्फाज में ईरान को सख्त धमकियां दी हैं और ऐलान किया है कि एक बड़ा अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और ये बेड़ा तेज, ताकतवर, जोशो खरोश के साथ अपना मिशन पूरा करने के लिए तैयार है। राइटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मुनसिफाना मसावी मुआहिदा चाहता है जिसमें कोई जोहरी हथियार ना हो, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है और मुआहिदा ना हुआ तो फौजी ऑपरेशन पिछले से भी ज्यादा शदीद होगा। ट्रंप और अमेरिकी वजीर खारजा दोनों ने ईरान को कमजोर और अंदरूनी बहरान की जद में बताया है। हत्ता कि जर्मन चांसलर ने कहा है कि ईरान के दिन गिने जा चुके हैं। सवाल यह कि क्या सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को हटा देना और हुकूमत बदलने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? हकीकत यह है कि ईरान की ताकत सिर्फ एक शख्स पर नहीं टिकी, इसके पास एक वसी सुप्रीम काउंसिल, अस्करी और सियासी ढांचा मौजूद है। ईरान की तरफ से अमेरिकी धमकी का भी सख्त जवाब आज सामने आया है। ईरानी फोर्सेस ने कहा है कि उंगलियां ट्रिगर पर हैं और किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देंगे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने खबरदार किया है कि अमेरिका की तरफ से हमला हुआ तो तेहरान ऐसा रद्द-ए-अमल देगा जो पहले कभी नहीं दिया गया। ईरान में एक और कुलीदी मसला है ईरान का दाखिली जवाब और रियासती दबाव है। ईरान ने हालिया बरसों में मुतअद्दिद अफराद को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जामात में फांसी दी है। एक अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 2024 में तकरीबन 975 अफराद को फांसी दी गई, जबकि 2025 में ये तादाद मजीद बढ़ गई है। सवाल यह है कि एक तरफ ट्रंप पीस ऑफ बोर्ड और गजा में अमन की बात दिखाई दे रहे हैं, तो लेकिन दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए फौजी बेड़े और उसके बयानात बताते हैं कि ट्रंप खुद एक नई कशीदगी और मुमकिन तनाज़े की राह पर गामजन है। इस कशीदगी का अंजाम क्या होगा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो अमरीकी बहरी बेड़े की पेशकदमी है और फिर ट्रंप कह रहे हैं कि टाइम इज रनिंग आउट, दिफाई नुक्ते नज़र से जब ऐसे जुमले इस्तेमाल हो तो क्या ये प्री वॉर सिग्नलिंग समझी जाती है या फिर आई मीन इट्स नॉट समथिंग वेरी सीरियस? देखिए, बिल्कुल ये वॉर सिग्नलिंग है और ये जो बहरी बेड़ा, इनका स्ट्राइक बहरी बेड़ा है इब्राहिम लिंकन, ये उनका सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है। लेकिन हिस्टोरिकली जब भी अमेरिका ने किसी मुल्क पे अटैक किया है, जैसे वेनेजुएला पे उन्होंने ऑपरेशन किया, तो वहाँ 2 बहरी बेड़े गए। इसी तरीके से जून में जब ईरान पे हमला इजराइल ने और अमेरिका ने किया, तो उस वक्त भी इनके 2 बहरी बेड़े पर्शियन गल्फ में थे। इस वक्त जो है एक बहरी बेड़ा इनका यहाँ पहुँचा है, वो अभी ओमान का जो ओमान गल्फ में है,
पर्शियन गल्फ में एंटर नहीं हुआ, बट फासला बिल्कुल साथ साथ ही है, ये किसी वक्त एंटर हो सकता है। और बाकी कोई और कैरियर ग्रुप इनका ना इंडियन ओशन में है, ना रेड सी में है, ना मेडिटेरेनियन सी में है। दो इनके जो कैरियर ग्रुप हैं वो इंडो पैसिफिक ओशन में वहाँ मसरूफ हैं, उनमें से एक रिपेयर हो रहा है। दो अटलांटिक ओशन में है, टोटल 11 है, 6 रिपेयर हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एक बैरी बेड़े के साथ, जैसे मैंने कहा हिस्टोरिकली कभी अमेरिका ने किसी मुल्क पे अटैक नहीं किया, बट ये एक डेटरेंस जरूर है, एक प्रेशर है, उस पर वो बिल्ड कर रहे हैं। और बाकी इसके अलावा देखें इनके पर्शियन गल्फ में 55,000 से करीब या बल्कि ज़्यादा इनकी फोर्सेस मौजूद हैं। जैसे मशहूर अल-अदीद एयर बेस है, वहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ F-35 है, KC-135 है, फिर इनका नेवल 5th फ्लीट बहरीन में है, बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कमांड कुवैत में है, 5,000 इनके लोग जो यूएई में है एयरफोर्स के बेस उन्होंने संभाला हुआ है, 3,000 यमन में है, सॉरी यमन कह रहे ओमान में है, 3,000 ओमान में है, 3,000 सऊदी अरेबिया में है, 3,000 जॉर्डन में है, और तुर्की में भी 3,000 है। तो डिप्लॉयमेंट तो इनकी कंप्लीट है, बट मेरा ख्याल है फिलहाल ये एक उनको जो है प्रेशर डाल रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं और अपने टर्म्स पे उन्हें मुज़ाकरात की मेज पे लाना चाहते हैं। और सर अगर ये महदूद हमला होता है, सपोज जिसे अमेरिका सो कॉल्ड लिमिटेड स्ट्राइक कहता है, तो क्या मशरिक़ वुस्ता में कोई जंग, अगर हम मौजूदा हालात को देखें, ये महदूद रह पाएगी? देखिए अगर इन्होंने उसको जो है एक महदूद भी कार्रवाई की, तो ईरान के सुप्रीम कमांडर ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम पे अगर आपने स्ट्राइक किया तो हम जो है आपको भी स्ट्राइक करेंगे, आपकी जितने जहां जहां बेसिस हैं इत्तेहादी उन पे भी स्ट्राइक करेंगे, इजराइल पे भी स्ट्राइक करेंगे। तो बड़ी ये टेंस सिचुएशन है, और मेरा नहीं ख्याल कि जो है अमेरिका इस वक्त जो है जो ग्लोबली जो सिचुएशन है, इन्वायरमेंट है, उसमें ईरान पे ही हमला करेगा। तो सर लेकिन अगर हम देखें, ठीक है अगर वो अपने टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं जस्ट टू बिल्ड अप प्रेशर कि वो मेज पर आ जाए, मुज़ाकरात की बात हो जाए, लेकिन आप ईरान का जवाब भी देखें तो वो भी तो कह रहे हैं कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। अगर ईरान का रवैया इस हद तक है तो फिर एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ट्रंप के साथ मुआहिदा करने और उसकी शराइत मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है कम अज कम। और अगर ट्रंप की शख्सियत को देखे तो वो इनकार करने वालों के खिलाफ जो एक्शन लेता है उसमें वो फिर ना फिर कोई आलमी कानून देखते हैं, ना फिर ना कोई की मियार देखा जाता है। क्या कोई ऐसा मुल्क है जो इन दोनों के दरमियान मसालियत करा सके? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रंप साहब आज कुछ कह के कल कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। जो जून में इनकी जंग आई उसमें भी कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और फिर फौरन ही इन्होंने अटैक कर दिया। तो इनके पास कैपेबिलिटी भी है एक महदूद अटैक करने की। और लेकिन ईरान को देखिए, ईरान को खुद भी रियलाइज होना चाहिए, अगर तो उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो एक बड़ा हमला कर सकते हैं इजराइल पे और अमेरिका के कुछ जहाज डुबो सकते हैं, चाहे ड्रोन से या उनके टॉर्पीडो जो बोट्स हैं उनके साथ एक बड़ा हमला कर सकते हैं, अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर तो देखें उनका स्टांस जो है वो इसको कायम रखें। बट अगर उनके अंदरूनी तौर पे कमजोरियां हैं तो मेरा ख्याल है उन्हें अपने मामलात को देखते हुए अमेरिका से मुज़ाकरात करने चाहिए। सही। सर ईरान में हम देख रहे हैं कि मुसलसल लोगों को जासूसी के इल्जाम में पकड़ा जा रहा है और फांसियां भी दी जा रही हैं। सवाल ये कि अगर ईरान बार बार इसराइली जासूस पकड़ आए तो फिर तो ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच है। ये इतनी बड़ी सतह पर क्यों नजर आ रही है, और क्या ये हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फेलियर है या फिर अंदरूनी पावर स्ट्रगल? देखिए जो जिस हद तक साद की इंग्रस थी ईरान की सोसाइटी में, और जिस तरह चाह बहार पे इंडिया ने अपने बिजनेसमैन, ट्रेड्समैन, इंजीनियर्स और जो बाकी लोग बिठाए हुए थे कि वहाँ पे हम पोर्ट को बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उसी के गार में रॉक एजेंट भी थे और इन्होंने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पिछली जो जून की इनकी जंग हुई और ईरान ने सिर्फ एक जिस मुल्क का शुक्रिया अदा किया वो सिर्फ पाकिस्तान था। उन्होंने सिर्फ तशक्कर पाकिस्तान अपने जो जून में कहा उनकी पार्लियामेंट में, और अभी भी जिस तरह से पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है तो उन्होंने का बयान आया उनके, देखें उनके लीडर्स का, कि जिस तरह पाकिस्तान हमें डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहा है, हम पाकिस्तान के उसके शुक्रगुजार हैं और हम पाकिस्तान की ये दोस्ती की जो मिसाल है इसको हम याद रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त OIC को भी और तमाम मुसलमान ममालिक को ईरान का साथ देना चाहिए। और ये जो माइट इज राइट का जो बयानिया है
कि जैसे बड़ी ताकत है, जिस मुल्क के खिलाफ मर्जी चढ़ दौड़े, उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। राइट। और सर अगर हम देखें खास तौर पर मगरब में ट्रंप इंतजामिया की बातों से तो यही लगता है कि ऑब्वियसली वो रिजीम चेंज की ख्वाहिश रखते हैं, दे ट्राइड लेटली, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। लेकिन क्या सिर्फ खामनाई को हटा देना काफ़ी होगा? क्योंकि ईरान में तो फिर एक सुप्रीम काउंसिल है, फिर IRGC है, फिर क्लरिकल स्ट्रक्चर मौजूद है। तो क्या ये सिस्टम किसी एक फर्द के बगैर भी इसी नज़रिए पर नहीं चलता रहेगा? डोंट यू थिंक इट वुड बी ईजी कि ओवरऑल रिजीम को चेंज किया जाए? देखिए, ईरान में बड़ी लेयर्ड जो है लीडरशिप है। जैसे आपने कहा, सबसे बड़ा ऑफिस उनका सुप्रीम लीडर का ऑफिस है, जिसको खामनाई सब हेड करते हैं। फिर वो काउंसिल ऑफ जो है सुप्रीम लीडर का अलग एक ऑफिस है। फिर IRGC उसमें है, फिर प्रेसिडेंट उसमें कैबिनेट है, और फिर उनकी जो है पार्लियामेंट है, और फिर जुडिशरी है, और इस तरह से बड़ी 6-7 उनके लेयर्स हैं। तो किसी एक को जब तक देखें उनका सुप्रीम लीडर या IRGC या प्रेसिडेंट का ऑफिस कायम है, ईरान में रिजीम चेंज नहीं हो सकती। और दूसरा ये होता है, देखिए वहां पे हिज़्ब मुखालिफ में कोई मजबूत आवाज नहीं है। जो आवाज सुनाई दी, हम सब ने मीडिया में देखा, वो पिछले शाह ईरान के बेटे हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इनकी जी रजा शाह साहब का। और देखें वो क्या कर क्या रहे हैं, वो इसराइल के विजिट कर रहे हैं। तो इसराइल ने तो ईरान से जंगें की है। सबसे बड़ा खतरा दुनिया में इसराइल ईरान को समझता है। वो तो हमने देख लिया ना, तो उनके हक में ना ईरानी अवाम निकली और ना वो खुद ईरान आने की हिम्मत कर रहे हैं। डेफिनेटली वो उनका एजेंडा तो सामने नजर आ गया। बिल्कुल। तो जब देखें कोई उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है, कोई काउंटर नैरेटिव मजबूत नहीं है, तो रिजीम चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा ईरान में। और सर अगर खुदा न खास्ता ईरान और अमेरिका के दरमियान बरह रास्त कोई जंग होती भी है, तो आप क्या समझते हैं कि ईरान को सिर्फ हमारे खित्ते से चीन, रूस, टर्की, पाकिस्तान की सफारती सपोर्ट ही मिलेगी, या फिर कोई मिलिट्री सपोर्ट भी हम देख सकते हैं? देखिए, हमें जो है इस मामलात में ईरान का पूरा साथ देना चाहिए, और तुर्की भी साथ देगा ईरान का, और चाइना भी उनका साथ देगा, और रशिया भी उनका साथ देगा। देखिए, ईरान से जो तेल एक्सपोर्ट होता है, तमाम पाबंदियों के बावजूद वो 90% चाइना उनसे खरीद रहा है। हर रोज 1.7 1.8 मिलियन बैरल जो ऑयल है ईरान ले रहा है, तो ये चाइना ले रहा है। तो चाइना अगर जंग होती है उसकी ईरान की, चाहे इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ, तो चाइना बिल्कुल एक मजबूत तरीके से ईरान के साथ खड़ा होगा। और इसलिए आपने देखा कि अमेरिका भी सिर्फ एक कैरियर जो है ग्रुप वहां लाया है, इब्राहिम लिंकन, और बाकी उसके जैसे मैंने कहा 11 उसके जो हैं टोटल बैरी बेड़े हैं, जिनमें से 6 रिपेयर हैं, और उसमें फिटमेंट वगैरह हो रही है, और बाकी इस इलाके के नजदीक किसी भी वो समंदर में मौजूद नहीं है। वो भी प्रेशर डाल रहे हैं, और वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि प्रेशर से ही मामला हल हो जाए। और आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका को मशरक़ वुस्ता में ऐसी किसी भी जाहरियत पर कोई सपोर्ट मिलेगी, या अमेरिका इस बार निस्बतन तनहा होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूरोप भी ट्रंप की वजह से, ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से चीन के करीब हो चुका है। फिर सऊदीया और UAE ने भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से साफ इनकार कर दिया है। अगर अमेरिका बगैर मजबूत इत्तेहादियों के आगे बढ़ता है, तो क्या ये अमेरिका के लिए बजाते खुद एक खतरा नहीं होगा? देखिए, आप अमेरिका के मजबूत इत्तेहादी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा इत्तेहादी तो उनका बरतानिया है, यूनाइटेड किंगडम है, और वो बैठे हुए उनके वजीर आजम चाइना में जाके। तो ट्रंप साहब की पॉलिसी, वैसे ट्रंप साहब पाकिस्तान के लिए तो बड़े मुफीद साबित हो रहे हैं। तो हमें तो ट्रंप साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को, हमारे फील्ड मार्शल साहब को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, और वाकई पाकिस्तान के साथ ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं। उस पर उनकी जाती इंटरेस्ट है। बट आप देखें, उनके जो बड़े इत्तेहादी थे, उनके हमसाये थे कनाडा, UK, इनके तो वजीर आजम चाइना में विजिट कर रहे हैं। और ये बरतानिया के वजीर आजम का जो बयान आया है कि मैं चाइना विजिट कर रहा हूं, और हमारा किसी भी वजीर आजम ने 2018 के बाद वहां विजिट नहीं किया, तो मैं अपने अवाम के मफाद के लिए आऊं। आप उसकी स्टेटमेंट देखें, और वो कहते हैं हम चाइना को ग्लोबल सतह पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क समझते हैं। तो देखें, इस मामले में, ईरान के मामले में सिवाय इसराइल के और कोई भी मुल्क जो है अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होगा। और वैसे भी ट्रंप खुद को तो गजा पीस बोर्ड के सरबराह है ही, और खुद को अमन का बादशाह और जंगे रोकने वाला कहते हैं। तो क्या ये इखलाकी तौर पर वो एक और जंग यानी ईरान के खिलाफ छेड़ने की पोजीशन में है, या वो कुछ भी कर सकते हैं? देखें,
देखें, आप कहना कुछ और चीज है, करना कुछ और होता है। ट्रम्प साहब कहते थे मैं जंगें को अवॉइड करूंगा, मैं 1 हफ्ते में यूक्रेन की जंग खत्म करा दूंगा, मैं गजा की जंग बंद करा दूंगा। और अब वो देखें, ईरान जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, जो 1800 किलोमीटर लंबा है, कोई 1500 किलोमीटर चौड़ा मुल्क है, और उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। और हालत ये है, देखें शजिया, कि 2.5 साल होने को आए हैं और हमास अभी तक कायम और दायम है। और हमास एक सियासी जमात है, ठीक है, उसका मिलिट्री विंग है, ना उनके पास टैंक है, ना उनके पास जहाज है, ना उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल अमेरिका की पूरी सपोर्ट के बावजूद हमास को खत्म नहीं कर सका। आज भी उतने ही ताकतवर हैं जितने 2.5 साल पहले से थे। तो देखें, ये कहने की बातें और होती हैं, करने की कुछ और होती हैं। मेरा ख्याल अगर जरा भी अमेरिका में कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी तो ईरान पे वो हमला नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हुआ। आपने सुनी, लेते एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेशतर मसाइल के साथ साथ समाजी मसाइल भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनमें एक अहम और ख़तरनाक मसला ख़ानदानी निज़ाम के ख़राब होने का है। पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में तलाक और खुला के केसेस में तकरीबन 35% तक इजाफा देखा गया है, जैसा कि अदारे शुमारियात पाकिस्तान और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें तलाक याफ्ता ख़वातीन की तादाद तकरीबन 4,99,000 या यूँ कह लें कि 5 लाख तक पहुँच गई है। ख़ास तौर पर लाहौर और रावलपिंडी में खुला के मुकदमात में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज हुआ है। लाहौर में रोज़ाना औसतन 60 खुला के केसेस अदालतों में आ रहे हैं। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की फैमिली अदालतों में 10,000 से ज़ायद तलाक और खुला केसेस पहले ही दायर हो चुके हैं। कराची की फैमिली कोर्ट्स में 2020 में 5800 केसेस दायर हुए थे, जबकि 2024 में बढ़कर 11,000 से तजावज़ कर गए हैं। यानी सिर्फ 4 साल में खुला के मुकदमात दुगने हो गए हैं। गैलेप पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 20% से ज़ायद अफराद ने पिछले 6 माह में किसी करीबी या दोस्त के दरमियान तलाक देखी या सुनी है। गैलेप सर्वे बताता है कि 48% अफराद ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में तलाक की शरह गुज़श्ता दिहाई में नुमायाँ बढ़ गई है। तलाक और खुला के मामले में गैलेप के मुताबिक ख़वातीन की तरफ से खुला की सबसे बड़ी वजह माली गफलत है, जो 33% है, और तलाक की सबसे बड़ी वजह माली तनाज़ात हैं, जो 38% है। जिसके बाद घरेलू तशद्दुद है, उसकी शरह अगर हम देखें तो वो 20% है, और 63% सर्वे शुरा ने खुला के मनफी माशरती असरात पर तबसरा किया है। एक तहकीक के मुताबिक वालिदैन की अलहदगी या तलाक या खुला की सूरत में बच्चों के नफ्सियाती रवैये, जज्बाती सलामती और सोशल रवैयों पर बड़े गहरे मनफी असरात मुरतब करती है। तलाक के बाद बच्चों की तालीमी कारकर्दगी में नुमायां कमी देखी गई। बच्चों की तवज्जो में कमी और नफ्सियाती दबाव तालीमी नताइज को मुतासर करते हैं। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि बच्चों में समाजी रवाबित में कमज़ोरी, कम खुद एतमादी और दीगर बच्चों के साथ ताल्लुकात में दुश्वारी देखने को मिलती है। बहरहाल हम सिर्फ एदाद शुमार बयान कर सकते हैं, मगर जिन ख़ानदानों या बच्चों पर ये बीत रहा होता है वो नाकाबिले बयान है। इसकी वजूहात क्या है, इसमें सुधार कैसे मुमकिन है, इस सब पर बात करने के लिए आज पैनल में हमारे साथ मौजूद डायरेक्टर हैं हमारे बच्चे प्रोग्राम की डॉक्टर कंवल कैसर, और उनके साथ मौजूद है माहिर कानून हुमा एजाज साहिबा। आप दोनों को मैं वेलकम करती हूँ अपने पैनल में। डॉक्टर कंवल साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। पिछले 5 वर्ष में तलाक और खुला के केसेस में 35% इजाफे को आप समाजी सतह पर किस तरह देखती हैं? क्या ये ख़ानदानी निज़ाम के टूटने की अलामत है या इसे माशरे में शऊर की तब्दीली कहा जाए? आपने जो सवाल पूछा है ना, ये बहुत अहम सवाल है, और मैं अगर आपको इसका जवाब दूं तो इसमें दोनों वजूहात हैं। इसमें माशरती हिसाब से हम देखते हैं कि मसाइल भी बढ़ चुके हुए हैं, लोग इतने स्किलफुल नहीं रहे हैं, लोग कुरान और हदीस से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो गलत फैसले कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अवेयरनेस इस तरह की आ चुकी हुई है, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं, और इस वजह से बहुत सी खवातीन और मर्द वो वक्त से, मतलब सही वक्त पे फैसला करना शुरू हो गए हैं कि अगर एक रिलेशनशिप जो है वो खराबी की तरफ जा रहा है तो हमने जल्दी इसका फैसला करना है। तो केस टू केस जो है इसमें हमें ऐसे नजर आता है कि कुछ लोग सही फैसले कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे नजर आते हैं जो कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और गलत फैसले कर रहे हैं। तो यानी कि अगर हम ये कहें कि हमारे ख़ानदानी निज़ाम के टूटने की ये अलामत है,
तो दोनों सूरतें होंगी कि ये भी है और दूसरा हमारे माशरे में शऊर की तब्दीली भी है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। हुमा साहिबा, कानूनी जाविये से देखें तो क्या हमारा ख़ानदानी और फैमिली लॉज इस तेज़ समाजी तब्दीली के साथ चल पा रहा है या कानून पीछे रह गया है और तनाज़ात बढ़ रहे हैं? आपके तजर्बे में इस बढ़ते रुझान की बुनियादी वजह क्या है? जी, पहली बात यह है कि इस बढ़ते रुझान की बुनियादी वजह यह है कि जहां हमने अपनी ख़वातीन को एजुकेट किया है, उनको अवेयर बनाया है, उनको हमने मैच्योरिटी दी है और ये सब कुछ दिया है हमने उनको, वहाँ हमने मर्द हजरात को ना वो तालीम दी है, ना उनको वो समझ बूझ दी है कि रिश्ते कैसे चलाने हैं। अब मर्द वहीं के वहीं रह गए हैं, जबकि औरतें जो हैं वो बहुत ज्यादा अवेयर हो चुकी हैं और मर्दों को ये समझना पड़ेगा कि अब आप औरतों को उस तरह नहीं यूज कर सकते जैसे एक पैर की जूती का वो जो कॉन्सेप्ट होता था कि वो दब के रहेगी, वो डर के रहेगी। ये सब चीजें नहीं चल सकती। तो जो एक सोसाइटी में ये गैप आ रहा है ना, उसकी वजह यह है कि आप मर्दों को भी साथ एजुकेट करते हैं कि अब आप अपनी बीवी के साथ कैसे रहना है, उसको कैसे आपने पोलाइटली और अच्छी तरीके से रखना है, उसका वेलफेयर है, उसको फाइनेंशियली लुक आफ्टर करना है, कौन सी जिम्मेदारियां आपकी हैं, कौन सी जिम्मेदारियां आपकी बीवी की हैं। ये बहुत जरूरी था। हमने अपनी बेटियों को तो बड़ा करके उनको समझदारी, उनको तालीम, उनको रोशनास करा दिया इन सब चीजों से, और अपने बेटों पे उन माओं ने उस तरह नहीं किया और उनको वही पुरानी तरबियत दी जा रही है। हालांकि वक्त बदल चुका है, अब उस तरह नहीं चल सकता कि मर्द जो है औरत को अपने से कम समझ के और बीवी को स्पेशली कम समझ के उसके साथ ज्यादती करे और उस ज्यादती से वो गेट अवे कर जाए। ये नहीं हो सकता। ये बुनियादी वजह है। जिस दिन हम ये चीज ठीक कर लेंगे तो ये आपस में यानी मुताबिकत भी होगी, दोनों मर्द रियलाइज भी करेंगे कि हम उसको बुरी तरह ट्रीट नहीं कर सकते, हमने उसकी जरूरतें, हमारी ऑब्लिगेशंस हमने मिल के पूरी करनी है। ये नहीं है कि हम उस पे माली तनाजात जो हैं उस पे डाल दें हम बोझ, या हम उसको चीट करें या रॉन्ग करें, ये नहीं हो सकता। तो डोंट यू थिंक कि तलाक के जो ये मुकदमात हैं इनमें जो ये फैमिली मीडिएशन या फिर काउंसलिंग को कानूनी तौर पर इसको लाजिम कर दिया जाए? जी देखिए, कानूनी तौर पे तो ऑलरेडी लाजिम है, कोर्ट पूछती है। मेरे ख्याल में इसमें आपको सिर्फ जरूरत है कि आप लोगों को ये तरबियत दें कि जब आपके ये मसाइल हैं तो सालसी के पास जाएं और अपने मसले आप कोर्ट के सालसी के थ्रू, कोर्ट सालसी मुकर्रर कर सकती है। सालसी एडीआर सेंटर्स हैं, वहां बैठ के आप किसी प्रोफेशनल मीडिएटर यानी कि सालसी के थ्रू अपने मसले हल करने की कोशिश करें, चाहे रहना है चाहे नहीं रहना, दोनों तरीके से आप है। बिल्कुल तो ये अगर ट्रेनिंग दी जाए, ये लोगों को अवेयर करा दिया जाए, तो लोग कम से कम कोर्ट जाने की बजाय सालसी के पास जाके, अगर उन्होंने छोड़ना भी है तो एक एग्रीमेंट कर लेंगे, नहीं भी छोड़ना तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट पे और अपने असासों पे एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई आपने इतने पैसे देने ही देने हैं, और कोर्ट में जाके वो एग्रीमेंट आप जमा करा सकते हैं। बिल्कुल ये जो लड़ाई झगड़ा कोर्टों में, कस्टडी की बैटल्स कोर्टों में कि वो औरत कहती है मैं बच्चे को नहीं मिलने देती क्योंकि वो खर्चा नहीं देता, ये जो लड़ाई है ना, ये खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, एदाद शुमार बताते हैं कि लाहौर, रावलपिंडी और कराची जैसे बड़े शहरों में तलाक और खुला की शरह कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू कि हम रूरल एरियाज में देखें। क्या ये शहरी तर्ज जिंदगी और खानदानी ढांचे में आने वाली कल्चरल शिफ्ट का नतीजा है? क्या वजह है कि देहातों की निस्बत तलाक और खुला के केसेस शहरों में ज्यादा है? एक्चुअली अगर हम गांव वगैरह में चले जाएं तो ये बात है कि एजुकेशन भी कम हो सकती है और उसकी वजह से लोग जो हैं वो अंडर प्रेशर रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये कि अगर हम गांव वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर भी बड़ा स्ट्रांग होता है और उसकी वजह से ये कि लोग एक हायरार्की को भी फॉलो करते हैं, जो कि खानदान की डिमांड होती है ना, कि मर्द अपने रोल को पूरा करे, औरतें अपने रोल को पूरा करें, और वो जब अपने रोल को पूरा करते हैं तो वो अपने घर को निभाने की तरफ लेके जाते हैं ना। जैसे ये कह रही हैं कि मर्दों की एजुकेशन जो है इस सिलसिले में बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं यहाँ पे ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि असल जो मुझे प्रॉब्लम नजर आती है कि अगर हम सिर्फ यानी जो लोग जिनकी शादी हो रही है ना, या इवन अगर ये डिवोर्स का सिलसिला चल रहा है, उनको सूरह अल बकरा की वो आयात और सूरह तलाक की वो आयात जो कि डिवोर्स के सिलसिले में है, वो अगर पढ़ा देना और उनको ये बताएं कि आप उनमें पढ़ लें, उसमें यही कहा जाता है हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे,
इसके अलावा ये कि अल्लाह की हदूद को समझे, और बात ये कि जो भी मामलात हो उनको सही तरह से अच्छे अंदाज में हल किया जाए। तो हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो शहरों में अगेन वही बात है कि टॉलरेंस लेवल भी कई दफा कम होता है, कई दफा एजुकेशन ज्यादा होती है, अवेयरनेस ज्यादा होती है, और उसकी वजह से लोग जो है वो ये फैसला करते हैं कि हमने गलत किस्म का कोई भी जो एटीट्यूड है वो बर्दाश्त नहीं करना और उसमें से निकल जाना है। तो बेसिक जो चीज है जिसको देखा जाए, दोनों जगह पे शहर है तो वहां पे भी प्रॉपर एजुकेशन हो, ताकि ये कि लोगों के अंदर टॉलरेंस भी आए और लोग अच्छे अंदाज से अपनी सेपरेशन करें। क्योंकि देखिए डिवोर्स रेट अगर ज्यादा हो गया शहर में, लेकिन अगेन इतना बच्चों के लिए कस्टडी पे बैटल है, औरतें भी अलग ट्रॉमा में हैं, फैमिलीज भी परेशान हो रही हैं, तो ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं है। फिर अगर हम गांव वगैरह में या छोटे शहरों में चले जाएं, तो अगर हम कहें कि ठीक है जी डिवोर्स रेट तो वहाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन खवातीन सफरिंग में है, खवातीन बोल नहीं सकती, रिलेशंस में रहने में मजबूर होती है। एक्सेसिव प्रेशर है रिलेशनशिप को मेंटेन करने का, और उसकी वजह से वो उनकी कोई से नहीं है और वो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहती हैं। आप देखिए अक्सर हमें छोटे शहरों से इस तरह की कभी इतला मिल जाती है, जहर खाया खुद और बच्चों को एग्जैक्टली एक सोसाइटल प्रेशर भी है ना, जब कभी तलाक की बात आ जाती है तो वो सारा का सारा मुद्दा और सारा की सारी गलती औरत पे डाल दी जाती है कि यकीनन एक औरत की गलती होगी इससे घर बनने में, हालांकि दोनों अफराद बराबर के इसमें शामिल होते हैं और जिम्मेदार होते हैं। हुमा साहिबा, आप क्या समझती है, क्या शहरी इलाकों में ख़वातीन की कानूनी आगाही, माशी खुद मुख्तारी और फिर अदालतों तक जो रसाई है तलाक और खुला के बढ़ने की एक वजह बन रही है? क्योंकि एक आर्गुमेंट ये भी है कि रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उससे देहातों की ख़वातीन आज भी सह रही हैं, जबकि शहरों में इसका मजबूत रिएक्शन है। मेरे ख्याल में ये एक मुगालता है कि सिर्फ शहरों में ये हो रहा है, देहातों में भी खवातीन जो हैं बहुत ज्यादा डिवोर्स रेट है, वो घर आके बैठ जाती हैं, सेपरेशन कर रही हैं, वहां पे भी बढ़ रहा है ये रुझान, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि उनकी क्या राइट्स हैं। वो उनको बल्कि वहां पे मैं समझती हूँ कि वहां पे फैमिलीज बहुत ज्यादा करा रही हैं। वो अब और बात है कि यहाँ पे आदादो शुमार नहीं आते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में तो देहातों में भी वो बहुत पहले देहातों में ज्यादा होता था, शहरों में कम होता था एक्चुअली। अब तो शहरों में, क्योंकि शहरों में जो मिडिल क्लास है उनका एक वैल्यू सिस्टम था कि जिसमें वो डिवोर्स को एक्चुअली अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन अब वो ब्रेक कर रही हैं कि भाई सारी उम्र अगर शादी कर दी, शरीफ लोगों की बेटियां वापस नहीं आती, ये सारी बातें थी। अब वो सब चेंज हो चुका है, यानी कि इन द लास्ट आई थिंक 20 years, 2 डेकेड्स में, अब बहुत 20 साल में 25 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। और उसकी वजह ये, और देहातों में भी वो ट्रिकल डाउन किया है। मैं इसे डिसएग्री करती हूँ कि ये सिर्फ शहरों में रेट है, ये ऑल ओवर ही ये रेट बढ़ चुका है, क्योंकि बेसिकली वही मैं आप बुनियादी बात पे आऊंगी कि मर्द जो है उसको अब ये समझना पड़ेगा और फैमिलीज को समझना पड़ेगा कि आप एक लड़की को लाके उसको बुरा ट्रीट नहीं कर सकते हैं, आपको उसको सही ट्रीट करना है, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत को रखना है मद्देनजर, उसके जरूरतों को, और उसके साथ खुशअस्लूबी से पेश आना है। ये बहुत सिंपल बात है। ठीक, और ये इसीलिए बढ़ा है ये सारा रेट, और ये आगे और भी बढ़ेगा अगर हमने इस चीज को ठीक नहीं किया। फैमिलीज को पता रहना चाहिए। डॉक्टर कंवल साहिबा, गैलेप सर्वे के मुताबिक माली गफलत और घरेलू तशद्दुद अलहदगी के केसेस की बड़ी वजूहात है। नफ्सियाती तौर पर मुसलसल मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ शादीशुदा रिश्ते को किस हद तक तोड़ देता है? अच्छा, ये जो आप बता रही है ना आदादो शुमार की, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि ज्यादातर हमारे पास जो फिगर्स आते हैं उसमें यही आता है कि जी औरत के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, औरत के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड ये भी देखा जाता है कि बहुत सी जगहों पे मर्द के साथ भी बहुत सी ज्यादतियां हो रही होती हैं, लेकिन मर्द जो है ना वो अपनी मर्दानगी की वजह से कभी बताता नहीं है और वो सामने नहीं आते हैं केसेस। तो मैं जब भी लॉ और इसकी बात करती हूँ तो मैं हमेशा समझती हूँ कि लॉ जो है ना वो सब लोगों को इस तरह पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन हमें ये बताता है कि आप इस तरह से वो मामलात को देखिए कि कहीं पे भी लॉ मिसयूज ना हो। जैसे अगर खवातीन के फेवर में लॉ बनाए, जो कि बहुत जरूरी था कि खवातीन के लिए कोई प्रोटेक्शन का सिस्टम बनाया जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अब इस लॉ को खवातीन ही मिसयूज करें। तो खवातीन की भी अब यहाँ पे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी आ जाती है कि अब हमने
उस ब्रैकेट में रहते हुए कैसे अपना जो है ना ख्याल करना है। और इसमें अगेन यही बात आ जाती है कि मर्द के ऊपर ये जो माली जिम्मेदारी है ना, इस चीज की एजुकेशन भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से घरों में जो मसला आता है जिसकी वजह से खवातीन को फिर आवाज उठानी पड़ती है, यही दो फैक्टर्स हैं जो आपने भी डिफाइन कर दिए हैं। एक और ये कि कितना माली डॉक्टर तौर साहब पे साथ में ये भी बता दीजिए कि उनको कितना जरूरी सपोर्ट है नहीं किया एक जाता। औरत के लिए भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आजकल के दौर में, ताकि वो अपनी जिंदगी में सही फैसले ले सके सही वक्त पर। एक्चुअली पता है, इस्लाम जो है ना ये बात बताता है कि दो चीजें होती हैं जो शादी के लिए जरूरी होती हैं, और उसमें मर्द और औरत की कोई कैद उस तरह से नहीं है, वो है बालिग होना और रुश्द होना। और अगर हम सूरह निसा को देखें तो शुरू की आयत में ही जब यतीमों का जिक्र आया और कहा गया कि यतीम को आप उनका माल कब दे दें वापस, जब उनके अंदर रुश्द आ जाए, यानी फाइनेंशियल स्मार्टनेस आ जाए। तो जब हम औरत की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो दैट डजंट जस्ट मीन कि जी औरत जो है वो कहे ये मेरा पैसा मेरा घर, तुम कौन होते हो, ये बात नहीं है। इस्लाम उसमें बात ये बताता है कि मर्द हो या औरत हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स कि उनके अंदर फाइनेंशियल स्मार्टनेस है। जिस इंसान में भी फाइनेंशियल स्मार्टनेस होगी वो कभी मिसयूज नहीं होगा। जैसे खवातीन में, अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक औरत घर में भी बैठी हुई है ना, वो कहती है कि जी मैं माली तौर पे इस तरह इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहती, मैं जॉब नहीं करना चाहती, मेरा वो नेचर नहीं है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो फाइनेंशियली स्मार्ट अभी भी नहीं है। वो अपना सारा जेवर उठा के अपने शौहर को दे देती है जो कि नहायत निकम्मा है, और वो उसका जो जेवर है वो बेच के जो मर्जी याशियां करता है। या ये कि वो शौहर जो है वो बाहर तो इतना पैसा लुटा रहा है, घर में उसको खर्चे के लिए सही पैसे नहीं देता, उसकी बेसिक जरूरियात पूरी नहीं करता। तो उसके अंदर हम जब बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, उससे ज्यादा मैं फोकस करती हूँ फाइनेंशियल स्मार्टनेस पे। और वो जाहिर है जब वो थोड़ी बहुत भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो उसके अंदर वो स्मार्टनेस भी आएगी कि मैंने अपना पैसा कैसे बचाना है। इस्लाम तो साफ बताता है कि औरत जो है उसकी कमाई, अगर वो उसको जरूरत नहीं है, वो अगर कमा भी रही है तो उसको घर पे नहीं लगाना, ये शौहर की जिम्मेदारी है कि वो घर पे लगाए। हाँ, अगर वो लगाती है घर पे तो दैट विल बी कंसिडर्ड सदका फ्रॉम हर साइड। तो यानी पैरामीटर्स हमारे सही होने चाहिए। हम कोई भी ऐसी टर्म यूज ना करें जिसकी वजह से शुरू में तो हमें लगे कि हम औरतों को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हो कि वही औरतें जो हैं वो अब कुछ ऐसे दायरे में चली जाएं जहां पे अगेन, अभी अगर मर्द अल्लाह की हदूद तोड़ रहे हैं तो वो खवातीन भी फिर अल्लाह की हदूद तोड़ना शुरू कर दें। दोनों तो तरफ से हम बैलेंस, उनको हर सिचुएशन में बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही। हुमा साहबा, क्या यू थिंक कि स्कूल में या हमारी अपने एजुकेशन में निकाहनामा और शादी से पहले कानूनी और नफ्सियाती आगाही कोर्सेज को लाजमी किया जाना चाहिए? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि स्कूल और कॉलेजों में ये पढ़ाना चाहिए कि आपने अपने अज़दवाजी रिश्ते कैसे निभाने हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। सोशोलॉजी का एक टॉपिक होता था, सिविक्स का, वो होता था सोसाइटी के लिए। ये सोशोलॉजी का टॉपिक है, ये जरूर कराना चाहिए कि आपने क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज अ वाइफ, आपके एज अ हस्बैंड क्या हैं, शौहर की क्या है, औरत की क्या है, बेटी की क्या है। इस तरह की एक जो ना सोशोलॉजी की क्लास होनी चाहिए। और ये तरबियत बड़ी जरूरी है क्योंकि आप अपने सोसाइटी का फैमिली सिस्टम रखना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि वो तार तार हो जाए, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई मजबूरी के तहत अपना कोई किसी किस्म का वायलेंस या अब्यूज बर्दाश्त करे। और आज अब तो वायलेंस यही और चीज अब्यूज होता आ रहा उसमें तो था अब तो कई हमारे सालों कानून, से। हमारे 25 साल लॉज भी काफी बदल स्ट्रिक्ट गया हो है, गए तो हैं। इसीलिए लोगों ने कह दिया कि ये नहीं है कि मर के घर से निकलना है, ये कहीं नहीं लिखा, ये किसी दीन और मजहब में, हमारे मजहब और दीन में भी नहीं लिखा कि आपने मर के घर से निकलना है। नहीं, वो कहते हैं कि आपने खुशउस्लूबी से रिश्ता निभाना है, अगर नहीं निभा सकते तो आप अलहदा हो जाएं, लेकिन अलहदगी भी खुशउस्लूबी से ही करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। मैं अपने रिस्पेक्टेबल गेस्ट डॉक्टर कंवल साहिबा और माहिर कानून जो है हुमा एजाज, उन दोनों को का शुक्रिया अदा करती हूँ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आखिर में लाहौर के तारीखी इलाके भाटी गेट दाता दरबार के करीब एक खुले मैनहोल में गिरकर एक माँ और उसकी 10 माह की मासूम बच्ची जान से हाथ धो बैठी। माँ की लाश के बाद आज 18 घंटे बाद बच्ची की लाश भी मिली है। ये कोई अफवाह नहीं, कोई फेक न्यूज़ नहीं जो पहले हुकूमत कह रही थी। ये एक तल्ख और खूनी हकीकत है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक पूरे निज़ाम का इखलाकी दिवालियापन है। ये माँ बेटी किसी दुश्मन की
की गोली से नहीं मरी, ये लापरवाही में गटर में डूबकर मारी गई। और अलमिया ये नहीं है कि मेन होल खुला हुआ था, असल अलमिया ये है कि हुकूमत का ज़मीर बंद था। वो पंजाब जो बाकी सूबों को ताने देता है, जो हर दूसरे दिन तरक्की के चार्ट दिखाता है, आज उसी पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में एक माँ अपनी गोद में बच्चे को लिए गटर में गिर गई। वो लाहौर जिसके मेट्रो, अंडरपास और स्मार्ट सिटी के दावे ख़त्म नहीं होते, वहाँ एक सादा सी सीमेंट के स्लेब नहीं थी। जब कराची में ऐसे वाक़यात हुए तो यही हुक्मरान तंज करते रहे, लेक्चर देते रहे, और आज अपने शहर में हुआ तो फेक न्यूज़ कहकर जान छुड़ाने की कोशिश की गई। पहला रद्द-ए-अमल मदद नहीं इनकार था। रेस्क्यू ने कहा कि नामुमकिन है, वज़रा ने कहा झूठ है, और हकीकत ने 18 घंटे बाद एक मासूम लाश की सूरत में सबको नंगा कर दिया। दुनिया कहाँ पहुंच गई और 25 करोड़ के मुल्क में अवाम गटरों में मर रहे हैं। इसी कर्व के साथ खुदा हाफिज़।